Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 9 in the topic ecology. मेरे बच्चे आपको पता है कि हम इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमें नेगेटिव इंट्रैक्शंस को स्टार्ट किया था। मेरे बच्चे नेगेटिव इंट्रैक्शंस का सवाल जहाँ तक है इसमें हमने ऑलरेडी एक ख़त्म किया कल, जिसका नाम है पैरासिटिज्म. Parasitism is that type of interaction in which a small organism, that is parasite, derives its nutrition from the another living organism that is called as host. Parasitism में क्या था? पैरासाइट को बेनिफिट था, होस्ट को नुकसान था. मेरे बच्चे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन की, जिसका नाम है प्रेडेशन. And predation is again a type of ecological interaction in which one organism is benefited while the other organism is harmed. मेरे बच्चे जिस organism को benefit आता है उसको predator कहा जाता है, जिस organism को harm हो जाता है उसको prey कहा जाता है. Now predation is a very common mechanism जिसको आप लोग बेटा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. लेकिन मेरे बच्चे मैंने आपको कल प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में कुछ डेफिनेशंस या डिफरेंसेस कल आपको दिखाई. प्रेडेशन क्या है? प्रेडेशन इज एन एक्ट. मेरे बच्चे प्रेडेशन क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ कैप्चरिंग. इट इज एन एक्ट ऑफ कैप्चरिंग के बाद किलिंग एंड कंज्यूमिंग. इट इज एन एक्ट ऑफ फर्स्ट कैप्चरिंग, किलिंग एंड देन कंज्यूमिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज एन एक्ट ऑफ capturing, killing and consuming a living organism. That phenomenon is called as predation. मेरे बच्चे प्रेडेशन में जो शिकार करता है इसको प्रेडेटर कहा जाता है, और जिसको खाया जाता है मेरे बच्चे इसको प्रे कहा जाता है. यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस प्रेडेटर का साइज लार्जर होता है, प्रे का साइज स्मॉल होता है. तो मेरे बच्चे प्रेडेटर क्या करता है? एक प्रे को पहले कैप्चर करता है, उसके बाद उसको किल करता है, और लेटर ऑन मेरे बच्चे इसको क्या करता है? अल्टीमेटली ये प्रे को कंज्यूम करता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्रेडेशन. मेरे बच्चे एज फार एज दिस प्रेडेशन इज कंसर्न, दिस प्रेडेशन इज मोस्टली, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, दिस प्रेडेशन इज मोस्टली लिंक्ड टू carnivorous animals. मेरे बच्चे दिस प्रेडेशन इज मोस्टली लिंक्ड टू कार्निवोरस एनिमल्स. आप किसी से भी पूछोगे बेटा कि प्रेडेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो जल्दी से वो बताएगा बेटा एक टाइगर या लाइन किसका शिकार करता है? डियर का शिकार करता है. मेरे बच्चे एक टाइगर या लाइन भागता है, कैप्चर करता है डियर को मेरे बच्चे, इसको प्रेडेशन कहा जाता है. क्या इतना ही प्रेडेशन है मेरे बच्चे? नहीं, प्रेडेशन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है मेरे बच्चे. एक छोटा सा बर्ड जिसको हम स्पैरो कहते हैं मेरे बच्चे, स्पैरो ईटिंग सीड्स ऑफ ए प्लांट, स्पैरो ईटिंग सीड्स, ये भी एक प्रेडेशन है मेरे बच्चे. एक और एग्जाम्पल प्रेडेशन की बेटा, फाइटोफैगस इंसेक्ट्स. फाइटोफैगस इंसेक्ट्स का मतलब है मेरे बच्चे वो वाले इंसेक्ट्स जो सरवाइव करते हैं, जिनका फूड जो है प्लांट्स होते हैं, या प्लांट का सैप वो यूटिलाइज करते हैं, या प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर बेटा फीड करते हैं. उन इंसेक्ट्स का नाम है फाइटोफैगस इंसेक्ट.
around 25% of the overall insects are phytophagous, that is they feed on the plant or plant parts. मेरे बच्चे, लाइन या टाइगर का डियर का शिकार करना सिर्फ इतना प्रिडेशन नहीं है, स्पैरो के सीड्स खाना ये भी प्रिडेशन है, फाइटोफैगस इंसेक्ट्स का प्लांट सैप को कलेक्ट करना ये भी प्रिडेशन है. सो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ कि प्रिडेशन सिर्फ इतना होता है, एक लाइन या टाइगर शिकार करता है, दैट इज नॉट द प्रिडेशन ओनली. मेरे बच्चे, जब प्रिडेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको प्रिडेटर्स के रिलेटेड बताऊं. ये जो प्रिडेटर्स है, एज पर एज दिस प्रिडेटर्स आर कंसर्न, दे एक्ट एज कंड्यूट्स. मेरे बच्चे, प्रिडेटर्स एक्ट एज कंड्यूट्स. कंड्यूट क्या होता है? कंड्यूट का मतलब होता है चैनल. दे एक्ट एज कंड्यूट्स और चैनल्स फॉर transfer of energy, for the transfer of energy across trophic levels. मेरे बच्चे, चूंकि हमने अभी ट्रॉफिक लेवल नहीं पढ़ाया है, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाऊंगा. प्रीडेटर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है मेरे बच्चे कि प्रीडेटर्स की वजह से ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफर होता है. एनर्जी ट्रांसफर क्या है मेरे बच्चे? ट्रॉफिक लेवल क्या है ये भी मैं आपको बताऊं. ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फीडिंग लेवल. ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फीडिंग लेवल. मेरे बच्चे, आपको पता है सनलाइट को कन्वर्ट करना, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने की सलाहियत केमिकल एनर्जी में ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में है. तो मेरे बच्चे, प्लांट्स जो है दे आर बीइंग ग्रेज्ड बाय द हर्बिवोर्स. ठीक है, हर्बिवोर्स को खाते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज कार्निवोर्स. ठीक है, कार्निवोर्स को बेटा कुछ और ग्रुप ऑफ एनिमल्स खाते हैं जिनको कहा जाता है ओमनिवोर्स. ठीक है बेटा. So plants जो है only they have the tendency to capture the light energy and it convert into the chemical energy. मेरे बच्चे, इसके बाद प्लांट्स को जो बेटा प्लांट्स के पास जो एनर्जी है वो हर्बिवोर्स में ट्रांसफ़र होती है. हर्बिवोर्स की एनर्जी कार्निवोर्स में ट्रांसफ़र होती है. कार्निवोर्स की एनर्जी जो है बेटा वो ओमनिवोर्स में ट्रांसफ़र होती है. कौन किस लेवल पे मेरे बच्चे फीड करता है उसी को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल. मेरे बच्चे, कौन किस लेवल पे फीड करता है इसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल. नाउ एज फार एज दीज ट्रॉफिक लेवल्स आर कंसर्न, इन ट्रॉफिक लेवल्स के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर अगर करना है तो वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक ही चीज से हो जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेडेटर्स. सो प्रेडेटर्स का बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल है. Now, first important, they act as energy conduits across trophic levels. This is point number 1. Across trophic levels, energy transfer करता है. Point number 2 regarding the predation is that these predators keep prey population under control. मेरे बच्चे, बहुत important point ये है कि it is because of the predators they keep the prey population under control. मेरे बच्चे, हैड इट बीन द केस, अगर एक ऑर्गेनिज्म का मेरे बच्चे प्रेडेटर निकाला जाएगा तो प्रे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो जाएगा. तो प्रे पॉपुलेशन का जो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे इंक्रीजेस. कैसे इंक्रीज हो जाएगा? इफ द प्रेडेटर इज रिमूव्ड. अगर प्रेडेटर को मेरे बच्चे रिमूव किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रे का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा. पॉपुलेशन डेंसिटी मीन साइज इंक्रीज हो जाएगा. जब प्रे का पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा मेरे बच्चे? इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी आ जाएगी. जब इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मेरे बच्चे, ऑल्सो ये भी हो जाएगा कि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा. द कंपटीशन फॉर resources between the prey population will also increase. My dear students,
दूसरे पॉइंट की तरफ बेटा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. इट इज बिकॉज ऑफ प्रीडेटर्स द प्रे पॉपुलेशन विल रिमेन अंडर कंट्रोल. अगर प्रीडेटर को रिमूव किया जाएगा किसी भी कम्युनिटी या इकोसिस्टम से तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रे की इंक्रीज हो जाएगी मेरे बच्चे. उससे इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, उससे कंपटीशन अमंग द प्रे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल डियर की ही बात करेंगे. डियर का जो बेटा प्रीडेटर है, लेट इट बी लायन या टाइगर. नाउ डियर के बहुत सारे मेंबर्स होंगे और जाहिर सी बात है जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू द प्रे. रीजन आई विल टेल यू. नाउ बहुत सारे डियर्स जो है बेटा इनका कॉमन, ये जो बेटा कॉमनली ये फीड करते हैं ग्रासेस के ऊपर. दे आर हर्बिवोर्स मेरे बच्चे. जितना डियर का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा इतने ज़्यादा इनके रिसोर्सेज जो है बेटा वो लिमिटेड हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन इनके बीच में बढ़ जाएगा. लेकिन अगर लाइन डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है तो डियर की पॉपुलेशन कंट्रोल करने से इंटर्न ग्रासेस का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होता है मेरे बच्चे. हैड इट बीन द केस कि डियर का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ये आपस में कंपटीशन करेंगे और ये रिसोर्सेज को क्या करेंगे मेरे बच्चे, रिसोर्सेज को ये करेंगे ओवर एक्सप्लॉइट. द रिसोर्सेज विल बी ओवर एक्सप्लॉइटेड. नाउ आई होप यू गॉट द आइडिया कि प्रेडेटर के रिमूव करने से क्या हो जाएगा. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक ने मेंशन की है, याद रखो मेरे बच्चे. अगर किसी एग्जॉटिक स्पीशीज को मतलब कि बाहर के किसी एरिया से किसी स्पीशीज को, एग्जॉटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी ज्योग्राफिकल एरिया में. ध्यान से सुना मेरे बच्चे. अगर किसी एग्जॉटिक स्पीशीज को एक ज्योग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, this exotic species become invasive in this geographical area. क्यों इन्वेसिव बन जाती है बेटा, इसलिए इन्वेसिव बन जाती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडेटर. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस नेचुरल प्रीडेटर. क्योंकि मेरे बच्चे जब इसको एक नए हैबिटेट में, नई ज्योग्राफिकल एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट बिकम्स इन्वेसिव. इन्वेसिव का मतलब है इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस और मैक्सिमम अवेलेबल लैंड. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है बिकॉज इस स्पीशीज का, इस एग्जॉटिक स्पीशीज का वहां कोई प्रेडेटर नहीं होता है. एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं बताऊं बेटा आपको. एक प्लांट है जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस. मेरे बच्चे प्रिकली पियर कैक्टस एक प्लांट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में. प्रिकली पियर कैक्टस एक प्लांट है जिसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया 1920s में. मेरे बच्चे जब इस प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या हुआ बेटा, ये इतना रैपिडली ग्रो किया वहां पे, इट्स गॉट स्प्रेड इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. ये स्प्रेड हो गया, इट स्प्रेड इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. दैट मीन्स मेरे बच्चे प्रिकली पियर कैक्टस ने एक हैवक क्रिएट किया. इट क्रिएटेड हैवक by spreading into millions of hectares of grasslands. मेरे बच्चे जहां जहां grassland था तो वहां क्या हो गया बेटा, prickly pear cactus ग्रो हो गया. इसने एक्सप्लॉइट किया नेटिव स्पीशीज को, नेटिव स्पीशीज के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया. तो बेटा एक कंट्रोल ही नहीं हो रहा था. लेकिन लास्ट में इस प्रिकली पियर कैक्टस को कैसे इंट्रोड्यूस किया मेरे बच्चे, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया बाय कैक्टस फीडिंग मॉथ. लेटर ऑन मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, एक मॉथ को इंट्रोड्यूस किया. ये मॉथ जो था ये इस प्रिकली पियर कैक्टस का प्रेडेटर था. दिस
cactus feeding moth was introduced in the Australia from its natural habitat, जिसकी वजह से मेरे बच्चे प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इसको कंट्रोल कर पाया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि अगर एक रीजन में एक ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट क्रिएट्स हैवक। सो नेचुरल प्रीडेटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात प्रीडेशन के रिलेटेड मैं आपको बताऊं, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज बिकॉज ऑफ प्रीडेशन विच helps us to maintain, it is because of predation which helps us to maintain species diversity in community. It is because of predation which helps us to maintain species diversity in community. कैसे बेटा, by reducing, जो मैंने अभी आपको समझाया, by reducing the competition, by reducing the competition among prey population। मेरे बच्चे कंपटीशन अमंग द प्रे पॉपुलेशन को अगर डिक्रीज करना है तो एक प्रीडेटर का होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स एक्सप्लेन दिस सेंटेंस बाय अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बेटा बात करते हैं, इन द रॉकी intertidal communities, in the rocky intertidal communities of American Pacific coast, in the rocky intertidal communities of American Pacific coast। मेरे बच्चे क्या हुआ, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, यहाँ इस पैसिफिक कोस्ट में एक स्टार फिश पाई जाती थी। एक स्टार फिश वहाँ पे बेटा प्रेजेंट थी। इस स्टार फिश का नाम था पिज़ास्टर। मेरे बच्चे इन द इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टार फिश वॉज प्रेजेंट। दिस स्टार फिश नेम्ड पिज़ास्टर was an important predator। ये एक बहुत important predator in intertidal communities of American Pacific coast में था। मेरे बच्चे एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। इस फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इस स्टार फिश जो प्रीडेटर है, इस स्टार फिश को रिमूव किया गया इस हैबिटेट से। मेरे बच्चे जब इस प्रीडेटर को रिमूव किया गया इस एरिया से, देखा गया बेटा विद इन एज 1 ईयर स्पैन, एक साल में क्या देखा गया, मोर देन 10 species of invertebrates, more than 10 species of invertebrates became extinct। मेरे बच्चे 10 से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। वाई दे बिकेम एक्सटिंक्ट? बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। आई होप यू गॉट द आइडिया कि एक प्रीडेटर का क्या रोल होता है मेरे बच्चे एक इकोसिस्टम में। Now one more important point regarding this predation की बात करेंगे बेटा। एक और important point जो predation के related बात करेंगे। अगर एक predator जो है क्या करेगा, वो over exploit करेगा। अगर एक predator over exploit करेगा prey को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रे पॉपुलेशन को खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। मेरे बच्चे नेचर का उसूल है हर किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करना ही ने प्रॉपर वे। अगर आपने जो नॉर्मल से ज़्यादा उसको यूटिलाइज किया तो एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। लेकिन मेरे बच्चे एक प्रीडेटर चालाक होता है, क्योंकि अगर प्रीडेटर के ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये होगा जब प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, एक प्रीडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है। आई विल राइट हियर, द प्रीडेटर नेवर ओवर एक्सप्लॉइट्स
never over exploits its prey. प्रेडेटर कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा प्रेडेटर जो होता है वो प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब है चालाक होता है। प्रेडेटर हमेशा प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट का मतलब है चालाक होता है, क्योंकि ये ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं बेटा प्रे को। अगर ये प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा तो प्रेडेटर भी और एक्सटिंक्ट हो जाएगा, प्रे भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन, जो बेटा टर्म ऑलरेडी हमने इस्तेमाल की हुई है। इसके बाद मेरे बच्चे, जब अगर प्रेडेटर इजीली कैप्चर करता है प्रे को, तो क्या प्रे के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है कि सो दैट इट कैन अवॉइड द प्रेडेशन? क्या इजीली एक डियर लाइन या टाइगर को बोलता है कि आप बैल मुझे मार, इजीली आप मुझे कैप्चर करो, आप मुझे और आप मुझे बेटा मार डालो? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। प्रेडेटर्स, जैसे प्रेडेटर्स के पास एडेप्टेशन है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म है सो दैट वो प्रे को बेटा कैप्चर करे। इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, these prey populations have developed several adaptations. इस प्रे पॉपुलेशन के पास भी कुछ ऐसी एडेप्टेशंस हैं जिस एडेप्टेशन की वजह से वो प्रेडेशन को अवॉइड करते हैं। मेरे बच्चे, ये एडेप्टेशन क्या हो सकते हैं? इट कैन बी मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन or it can be a physiological adaptation. Prey population के पास भी कुछ adaptation है, so that my dear students they can get rid from the predation. So बेटा ऐसी adaptation कभी morphological भी है और कभी physiological भी है। मेरे बच्चे, अगर हम बात करेंगे एक एनिमल को एनिमल predation के रिलेटेड, like we have the example lion following the deer, तो उसमें एक डियर जो है इसके पास ये मैकेनिज्म कि वो भाग सकता है, लेकिन अगर एक प्लांट बीइंग ग्रेज्ड बाय द हर्बिवोर्स या फाइटोफैगस इंसेक्ट, इसके पास तो लोकोमोशन नहीं है, ये मैकेनिज्म नहीं है कि एक प्लांट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा हम बात करेंगे इस लेक्चर में डिफेंस मैकेनिज्म के रिलेटेड। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, that is called as cryptic coloration. The first type of defense mechanism which is present in the plants, that is called as cryptic coloration. मेरे बच्चे, cryptic coloration का दूसरा नाम जो है that is called as camouflage. कैमोफ्लेज पता है आपको क्या होता है? कैमोफ्लेज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिज्म का कलर एनवायरनमेंट के कलर के साथ बेटा मॉडिफाई हो जाता है, उसके साथ मैच हो जाता है, उसकी वजह से प्रेडेटर को डिफिकल्टी आती है सो दैट इट कैन डिटेक्ट द प्रे पॉपुलेशन। आपने देखा होगा बेटा, सियाचिन ग्लेशियर वाइट होता है, वहाँ के सोल्जर्स को वाइट कलर का सामान लगा के होता है, बिकॉज दे आर नॉट इजीली डिटेक्टेड बाय देयर एनिमीज। इन द सेम वे, अगर जंगल में बेटा सोल्जर्स प्रेजेंट होंगे, उनके ऊपर बॉडी के ऊपर लीफ कलर या यूनिफॉर्म आप देखो बेटा, वो जंगल से मैच करती है उसके कलर से, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लेज। मेरे बच्चे, कैमोफ्लेज क्या है या क्रिप्टिक कलरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक प्रे जो है वो रिजेंबल करता है किससे? अपने एक विजुअल बैकग्राउंड से। जब ये विजुअल बैकग्राउंड से रिजेंबल करता है तो इससे क्या होता है? प्रेडेटर को डिफिकल्टी आती है इसको डिटेक्ट करने की। दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टिक कलरेशन। बेटा दूसरा जो है क्रिप्टिक कलरेशन का, दैट इज कॉल्ड एज एपोसिमेटिक। नाउ द सेकेंड वन, इट इज कॉल्ड एज एपोसिमेटिक कलरेशन। मेरे बच्चे, आपकी किताब पे नहीं है इसलिए इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। नाउ एज फार एज द एपोसिमेटिक कलरेशन इज कंसर्न, इट इज टोटली एंटीगोनिस्टिक ऑफ द क्रिप्टिक कलरेशन। मेरे बच्चे, इसका एंटीगोनिस्टिक है क्रिप्टिक कलरेशन।
नाउ इन एपोस्मेटिक कलरेशन एक एनिमल क्या करता है बेटा, एक एनिमल जो है वो चोरी छुपे नहीं रहता है, बल्कि इट अपीयर इन ब्राइट कलर्स। बेटा जहां क्रिप्टिक कलरेशन में छुपता है, वहां एपोस्मेटिक कलरेशन में एक एनिमल जो है वो ब्राइट कलर में आ जाता है। जब इसका कलर ब्राइट है, then it is clearly visible. My dear students, when it is a bright in color, it is clearly visible. That means ये तो ऐसी बात है बेटा, ये तो ऐसा हो रहा है आ बैल मुझे मार नहीं। My dear students, in this case when an organism develops intense color की वजह से इसके predator में खौफ आ जाता है। मेरे बच्चे, predator avoids the attack on the prey which has a bright color or which is clearly visible, because उसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसको एक वार्निंग साइन मिल जाती है, एक predator ही डर जाता है। नाउ दैट मीन इट इज अ सॉर्ट ऑफ, मैं ऐसे बताऊं बेटा, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्रे वहां से ही बेटा इसको दिखाता है कोई अट्रैक्टिव कलर, जैसे वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं बेटा, तो उसकी वजह से प्रीडेटर डर जाता है इसके ब्राइट कलर से, विजिबल कलर से। नाउ दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एपोस्मेटिक कलरेशन। ना थर्ड मैकेनिज्म जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मिमिक्री। नाउ एज फार एज मिमिक्री इज कंसर्न, मिमिक्री तो आपको पता है मिमिक्री क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो है जहां इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज जो है दे रिजेंबल द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। नाउ दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। और मिमिक्री की वजह से क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म को धोखा लग जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को धोखा लग जाता है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स द इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज, सो उसकी वजह से प्रेडेटर को धोखा लग जाता है। इसकी वजह से बेटा एक एनिमल अपने आप का डिफेंस करता है। बिसाइड्स दैट बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल अब बताओ यहाँ पे, एक मोनार्क बटरफ्लाई के रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक ने बेटा ये वाली एग्जाम्पल कोट की है। मोनार्क बटरफ्लाई जो है बेटा, नाउ दिस मोनार्क बटरफ्लाई जो है इट इज हाईली डिजास्टफुल या इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू प्रेडेटर। मोनार्क बटरफ्लाई जो है इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर। इस मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्रेडेटर है वो एक बर्ड है। मेरे बच्चे, क्यों ये डिस्टेस्टफुल है प्रेडेटर के साथ, क्योंकि इस मोनार्क बटरफ्लाई में क्या है, एक स्पेशल केमिकल इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये केमिकल ये बटरफ्लाई कहाँ से लाता है, दिस केमिकल is acquired during caterpillar stage. This chemical is acquired in the caterpillar stage by feeding on poisonous weed. मेरे बच्चे, आप एक स्टोरी जैसी याद रखोगे, मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसका प्रेडेटर बर्ड है। मेरे बच्चे, ये मोनार्क फ्लाई ने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने अंदर डेवलप किया है ताकि ये बर्ड के प्रेडेशन से बच जाए। क्या डिफेंस मैकेनिज्म है? इट इज़ अ वेरी डिस्टेस्टफुल टू द प्रेडेटर। प्रेडेटर के लिए ये डिस्टेस्टफुल है, क्यों? बिकॉज मोनार्क बटरफ्लाई के बॉडी में एक स्पेशल केमिकल होता है, जो केमिकल ये एक्वायर करता है इन द कैटरपिलर स्टेज। तो मेरे बच्चे, क्या होता है उसकी वजह से, इसलिए इसके बॉडी में ये केमिकल जमा होता है क्योंकि इसका कैटरपिलर लार्वल स्टेज जो है वो फीड करता है एक पॉइजनियस वीड के ऊपर। जब मेरे बच्चे ये बर्ड कोशिश करता है इसको खाने की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस बर्ड को प्रॉब्लम होती है डिस्टेस्टेबल। सो द मोनार्क बटरफ्लाई अवॉइड्स प्रेडेशन बाय दिस स्पेशल केमिकल। Now as far as plants are concerned, plants मैंने आपको बताया बेटा, plants का जो predator है they are the herbivores। अब plant कैसे डिफेंस करेगा मेरे बच्चे, सबसे point 1, it is a morphological defense।
प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम क्या है, ये डेवलप करता है थॉर्न्स या स्पाइन्स, इट डेवलप्स थॉर्न्स और स्पाइन्स, और फॉर्मेशन ऑफ थॉर्न या स्पाइन की वजह से क्या हो जाता है मेरे बच्चे, द प्लांट्स आर बीइंग grazed continuously by the herbivores, but when thorns and spines are present, somehow the grazing by herbivores can be avoided. ये तो एक रास्ता. Besides that, there is another physiological defense. There is another physiological defense system. इस physiological defense में क्या होता है, most of the plants कुछ chemicals को store करते हैं, most of the plants कुछ chemicals को store करते हैं, और जब हर्बिवोर्स इन प्लांट्स को खाते हैं उनके अंदर ये बेटा ये केमिकल चला जाता है, और इस केमिकल की वजह से क्या होता है, इधर इसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और समहाउ रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, एंड समटाइम्स इट कैन किल द हर्बिवोर. ऐसी बात है कि कभी ये हर्बिवोर को ही बेटा मार डालेगा. नाउ दिस इज अ फिजियोलॉजिकल डिफेंस. मेरे बच्चे एक वीड है जिस वीड का नाम है कैलोट्रोपिस. ध्यान से सुना बेटे, एक वीड है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस. इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड. एक वीड है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस, इसके अंदर एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जो कि एक पॉइजनियस केमिकल प्रेजेंट होता है. Now this cardiac glycoside, it is a poisonous substance. अगर कोई हर्बिवोर इस प्लांट के ऊपर ग्रेजिंग करेगा उसी टाइम बेटा उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जाएंगी. इट इज अ पॉइजनियस सब्सटेंस और उसकी वजह से हर्बिवोर की डेथ भी हो सकती है. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल रिगार्डिंग द प्रेडेशन. आई होप यू गॉट द लेक्चर. लास्ट में मैं आपको बताऊं एक और टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज एमेंसिलिज्म. Amensilism is minus zero interaction in which species A is neither benefited nor harmed while the species B is harmed. मेरे बच्चे ये तो ऐसी बात है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को न कोई फ़ायदा न कोई नुकसान, अननेसेसरली किसी का नुकसान करना. Now, as far as this amensilism is concerned, one of the best example is allelopathy. Now, allelopathy क्या है मेरे बच्चे? Allelopathy is that phenomenon in which some plants secrete some chemicals. इनकी वजह से क्या हो जाएगा? इनकी वजह से, इन केमिकल्स की वजह से इस प्लांट के इर्द गिर्द बाकी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है मेरे बच्चे, ये प्लांट सिक्रीट करता है केमिकल्स. बाय द सिक्रीशन ऑफ द केमिकल्स इस प्लांट के इर्द गिर्द आप कोई प्लांट नहीं देखोगे. इस प्लांट को न कोई फ़ायदा न कोई नुकसान, वी राइट ज़ीरो. लेकिन इसके इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है, डिसरप्ट होती है, so we call it as minus. This is an example of allelopathy and it is shown in one of the plant that is called as Juglans regia. वॉलनट प्लांट जिसको हम कहते हैं बेटा वॉलनट प्लांट shows the mechanism of allelopathy and it is a type of interaction that is called as minus zero interaction. That minus zero interaction is called amensilism. अब बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं एक लास्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन डिस्कस करूंगा that is called as competition.